हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए और टॉपिक हमारे पास है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये हमारा यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स का जो टॉपिक है और टॉपिक हमारे पास है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बोर्ड के हवाले से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी जो है ना ये लॉज पूछे जाते हैं कि फर्स्ट लॉ बताएं, सेकंड लॉ बताएं, थर्ड लॉ बताएं। तो हमारे पास टोटल लॉज कितने हैं और कौन कौन से हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को हम 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करेंगे। फर्स्ट लॉ का अलग होगा, सेकंड लॉ का अलग होगा और थर्ड लॉ का अलग होगा। तो स्टार्ट करते हैं लॉज से। न्यूटन के जो लॉज हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉज कितने हैं। तो मोशन के टोटल 3 लॉज हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन। हमारे पास मोशन के 3 लॉज हैं और ये लॉज किसने दिए थे? मैकेनिक्स या क्लासिकल फिज़िक्स का जो फाउंडर था सर आइजैक न्यूटन, इन 1687 के अंदर ये लॉज दिए थे। जो हमारे पास इसको सर आइजैक न्यूटन को हम क्या कहते हैं कि फादर ऑफ क्लासिकल फ़िज़िक्स। तो ये लॉज दिए थे 1687 में। ये वो बंदा था, ये वो शख्स था जिसको फ्री में एप्पल मिला और फ्री वाला एप्पल इसने खाया नहीं था। और अगर काश ये खा जाते तो आज हमें फ़िज़िक्स ना पढ़नी पड़ती, और इसने खाया नहीं फ्री वाला एप्पल, इसलिए आज हम फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं। तो ये लॉज कब दिए थे? 1687 में। और ये लॉज हमें रिलेशन बताते हैं 2 चीज़ों का, एक ऑब्जेक्ट का मोशन और दूसरा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही होती है। फोर्स और मोशन का रिलेशन बताते हैं। तो 2 चीज़ों का रिलेशन, एक मोशन दूसरा फोर्स। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि टोटल लॉज कितने होते हैं और ये लॉज किसने दिए, कब दिए, और ये लॉज हमें जो है वो 2 चीज़ों के रिलेशन के बारे में बताते हैं, मोशन एंड फोर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है या न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो आज हम सीखेंगे, समझेंगे। जो सेकंड लॉ होगा वो सेकंड वीडियो में और जो थर्ड लॉ होगा वो आपको थर्ड वीडियो में मिलेगा। तो हमने लॉज को, जितने भी 3 लॉज हैं उसको हम 3 जो है ना पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। अगर आप फर्स्ट लॉ देख रहे हैं तो आप सेकंड के लिए जो है ना वो अलग से वीडियो होगी, वो आप देख सकते हैं, और थर्ड के लिए अलग से वीडियो होगी, वो आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। तो यहाँ पर मैंने लिखा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट्स, आपने नोट किया होगा, अगर फर्ज करें ये एक हमारे पास कोई स्टोन है, कोई पत्थर है। अगर मैं कहूँ आपसे कि बेटा बताएं ये स्टोन जो है किस स्टेट में, तो आप बोलेंगे सर ये स्टोन जो है ये रेस्ट की स्टेट में है। क्या कभी आपने ये ऑब्ज़र्व किया है कि रेस्ट में अगर स्टोन है, मैं चाहता हूँ कि ये मोशन में आए, तो मैं क्या करूँगा? तो आप बोलेंगे सर आप इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। सही है। अगर फ़र्ज़ करें ये पॉइंट या पोजीशन ए पर है, अगर ये पोजीशन फ़र्ज़ करें बी पर आए, तो मैं क्या करूँगा? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूँगा। तो फोर्स से क्या होगा? ये मूव करेगा। मूव करेगा कब करेगा? जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूँगा। लेकिन तब तक ये मूव नहीं करेगा जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना करूँ। ये चीज़ है ना। अगर ये स्टोन रेस्ट में तो ये रेस्ट में ही रहेगा। अगर ये स्टोन रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ये तब तक मूव नहीं करेगा, बी पॉइंट पर नहीं आएगा जब तक आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना करें। फ़र्ज़ करें दूसरी अगर मैं मिसाल आपको दूं, फ़र्ज़ करें ये एक बस है। फ़र्ज़ करें ये एक बस है और बस जो है वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है और एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, एक सीधी लाइन में मूव कर रही है। मैं चाहता हूँ कि ये जो बस है ये यूनिफॉर्म जो मोशन से मूव कर रही है ये रेस्ट में आए। मैं चाहता हूँ ये मूव ना करे। मैं क्या करूँगा? मैं इसके ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई करूँगा। ब्रेक के ऊपर मैं क्या अप्लाई करूँगा? फोर्स अप्लाई करूँगा।
जब तक मैं फोर्स अप्लाई नहीं करूँगा तब तक ये क्या करेगी, यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगी, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। जब तक इसके ऊपर कोई बाहर से मैं फोर्स ना लगाऊं तब तक ये क्या करेगी, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगी। तो न्यूटन का भी लॉ कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट है। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ में कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन के साथ स्ट्रेट पाथ में अगर मूव कर रहा है तो वो स्ट्रेट पाथ में ही मूव करता रहेगा यूनिफॉर्म मोशन के साथ, तब तक जो है ना अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, तब तक रेस्ट में नहीं आएगा, जब तक आपसे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करें इसके ऊपर। तो देखें हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्स भी होती है, अनबैलेंस्ड फोर्स भी होती है। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब ये, फर्ज करें अगर ये मार्कर है, यहाँ से इस साइड से मार्कर के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रही है और यहाँ से ऑब्जेक्ट के ऊपर या इस मार्कर के ऊपर फर्ज करें 10 न्यूटन की फोर्स एक्ट हो रही है। तो जो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही है उनका रिजल्टेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ऐसी फोर्स जिनका रिजल्टेंट 0 के बराबर ना आए तो हम उसको कहेंगे ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, तो अब देखें न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो हमसे क्या कहता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स जो फर्स्ट लॉ है उसको हम कहते हैं आल्सो कॉल्ड इनर्शिया या लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। किसको? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। आपसे ये भी पूछ सकता है या आपसे ऐसे भी जो है ना वो क्वेश्चन कर सकता है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर लॉ ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है तो आप समझ जाना कि ये किसकी बात हो रही है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। तो स्टेटमेंट देखें, अ बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स की जगह पर आप अनबैलेंस्ड फोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्ट्स ऑन इट, बैलेंस फोर्स नहीं होगी, अनबैलेंस्ड फोर्स होगी। ठीक है, तो न्यूटन का फर्स्ट कानून हमसे ये कह रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा, तब तक अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करें। अगर ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, तब तक ये अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। तो ये हमारे पास है न्यूटन का फर्स्ट लॉ या हम इसको कहते हैं लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखें इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं। या कभी कभार आपने नोट किया होगा, अगर फर्ज करें एक बस जो है वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही, अचानक बस के ऊपर अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा कि हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में जर्क लगेगा। ऐसा होता है ना, हमें क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जर्क लगता है, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते। क्यों? क्योंकि जब बस मूव कर रही थी तो हम या हमारी जो स्टेट थी वो भी कौन सी थी, वो भी मोशन वाली थी। तो जब बस ने ब्रेक एक्ट की, ब्रेक जो है ना वो लगाई, तो बस तो रेस्ट में आ गई, लेकिन हम बस के साथ भी क्या थे, मोशन में थे। हम भी अपनी स्टेट को बरकरार रखना चाहते थे। तो ये बेसिकली इनर्शिया है। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट्स स्टेट्स आर कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट की या मैटर की प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी बॉडी की जो स्टेट है उसको मेंटेन रखना चाहती है। अगर वो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रखना चाहती है। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इनर्शिया चाहेगा कि वो मोशन में ही रहे, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे। तो ये तो बेसिकली हमारे पास जो है फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है। इनर्शिया चाहता है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में, वो रेस्ट में ही रहे। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के साथ अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इनर्शिया चाहता है वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ ही मूव करता रहे। ये तो हमारे पास फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है, तो इस वजह से हम कहते हैं सासो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। और दूसरी बात देखें,
यहाँ पर मैंने लिखा है इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। तो देखिए अगर फर्ज करें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ए ऑब्जेक्ट और ये मेरे पास बी ऑब्जेक्ट है। इसका फर्ज कर लें आपके पास मास है 50 किलोग्राम और इसके पास जो मास है वो है 20 किलोग्राम। मैं आपसे पूछूं बताएं कि किस बॉडी का या किस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो आप बोलेंगे सर जो ऑब्जेक्ट ए है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, और जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रेटर मास ग्रेटर विल बी इनर्शिया। अगर इनर्शिया ज़्यादा इट मीन्स हम कह सकते हैं उसका मास ज़्यादा है, या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर एक बॉडी का मास ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। अगर मास कम है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। तो ये हमारे पास था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड लॉ कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़, थैंक यू सो मच।